हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो वीज़ा 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। इस वीडियो में हम क्लाइंट की बेसिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, रिफ्यूज़ल के रीज़न के बारे में बात करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना कनाडा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो गौरव जी हमारे लोकल सिटी यानी करनाल से ही बिलोंग करते हैं। इनका अपना गारमेंट का बिजनेस है और इनकी शादी 2013 में हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं। और अगर इनके पर्पस ऑफ विजिट की बात करें तो इनकी सिस्टर है कनाडा में, जो कनेडियन सिटीज़न है, और फैमिली विजिट के लिए इन्होंने कनाडा जाना था और उसी के पर्पस पे इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। इससे पहले अगर बात करें तो कनाडा की 2 रिफ्यूज़ल है। अगर दोस्तों हम इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने इनके सारे की डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इनका पासपोर्ट है, इनका आधार कार्ड है, इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, इनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं, इनकी ITR है, वो सब कुछ अपलोड किया था। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट मिल जाएगी और ये चेकलिस्ट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए सेम ही रहेगी। अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमने इनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे सबमिट किया था। इसके अलावा हमने इनके टाइस डॉक्यूमेंट, जैसे कि इनकी बिजनेस की डिक्लेरेशन है, इनके टाइस डिक्लेरेशन है, इनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके आधार कार्ड हैं, वो सब अपलोड किए थे, जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनकी प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और वो वीज़ा अप्रूव करे। अगर दोस्तों हम इनकी रिफ्यूज़ल्स की बात करें तो इनकी रीसेंट रिफ्यूज़ल जनवरी 2026 में आई थी और रिफ्यूज़ल लेटर में 3 रीज़न वीज़ा ऑफिसर ने बताए थे। पहला था कि आपके फैमिली टाइस लिमिटेड हैं, हालांकि इनका अपना बिजनेस है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं और इनके जो टाइस हैं वो इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो रीज़न था वो था पर्पज़ ऑफ विजिट। लास्ट एप्लीकेशन में भी इनकी सिस्टर ने ही इनवाइट किया था और जो डॉक्यूमेंट हमने इस एप्लीकेशन में सबमिट किए हैं वो सेम डॉक्यूमेंट इन्होंने जनवरी वाली एप्लीकेशन में भी सबमिट किए थे। तीसरा जो रीज़न था वो एसेट और फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके था। इनके फाइनेंशियल भी ऑलमोस्ट सेम थे। लास्ट एप्लीकेशन में भी इन्होंने CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सबमिट की थी। अगर हम इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनकी बैंक बैलेंस भी इनका ठीक था, इनके जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अच्छी थी और नेटवर्थ भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। अगर हम अपने री एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ तक आपको इनकी प्रोफाइल, इनके डॉक्यूमेंट और रिफ्यूज़ल के बारे में डिटेल में पता लग गया होगा। जब इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया तो हमने इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और हमने इनकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया और हमें ये लगा कि इनकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है और अगर हम सही तरीके से इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो इनका वीज़ा के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि इनकी पहली प्रेजेंटेशन में कमियां थी, गलतियां थी। हमने इनका एक डिटेल इनविटेशन लेटर ड्राफ्ट किया और उसे सही फॉर्मेट में नोटरी के लिए कनाडा भेजा। हमने इनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उन्हें सही तरीके से और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट किया और वीज़ा ऑफिसर को ये बताया कि इनके जो फैमिली टाइज हैं वो इंडिया में कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, फंड कैसा है, फंड का सोर्स कैसा है, और ये भी बताया कि क्या क्या रीज़न है जिससे ये वापस आ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी रिफ्यूज़ल है और आप सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाओगे या मैं आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करूँगा तो 100% वीज़ा ही आएगा, आपका 100% वीज़ा अप्रूवल ही आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, किसी भी प्रोफाइल पे ये नहीं होता। बट अच्छा कंसल्टेंट आपके वीज़ा चांसेस को बढ़ा सकता है अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सही डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जो वीज़ा है वो मिल जाता है। अगर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ जो हमने खुद इस केस में यूज़ की हैं और जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि उन टिप्स के माध्यम से ये वीज़ा अप्रूव हुआ है, क्योंकि इस केस में डॉक्यूमेंट सेम थे, क्योंकि जो एप्लीकेंट हैं उनके अपने डॉक्यूमेंट सेम थे, जो इन्वाइटर हैं उनके डॉक्यूमेंट सेम थे, बट हमने यहाँ पे इनके स्पोर्ट डॉक्यूमेंट को चेंज कर दिया। स्पोर्ट डॉक्यूमेंट चेंज होने की वजह से वीज़ा ऑफिसर को इनकी प्रोफाइल के बारे में, इनके पर्पज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली और वहीं पे ये रिफ्यूज़ल के बाद में हमें वीज़ा मिला है। अगर हम पहली टिप की बात करें तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो अपने बारे में वीज़ा ऑफिसर को डिटेल में बता दो।
आप कवर लेटर में और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बताएं। जैसे कि आपका पर्पस क्या है, जाना क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा, वापस क्यों आओगे, बिजनेस कैसा है, फंड कैसा है, जो स्टेटमेंट है उसका सोर्स क्या है, फैमिली टाइज कैसे हैं, आपके अपने एसेट्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। यानी कि जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके अपने बारे में वीज़ा ऑफिसर को समझाओ और सपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखो, जिससे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा जान सके। दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन में हर डॉक्यूमेंट परफेक्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से स्कैन होने चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए और सही सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को नीट एंड क्लीन जो एप्लीकेशन होती हैं वो ज़्यादा अपीलिंग करती हैं, यानी कि उन एप्लीकेशन को वीज़ा ऑफिसर अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं। अगर प्रोफाइल में जो है काफ़ी मैस क्रिएट हुआ है तो वीज़ा ऑफिसर शायद आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान ही नहीं सकेगा। कुछ लोग डॉक्यूमेंट की सीक्वेंसिंग कर देते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग कर देते हैं। हालांकि मैंने अब तक काफ़ी वीज़ा अप्लाई किए हैं, काफ़ी केस अप्लाई किए हैं, काफ़ी अप्रूवल आई हैं, बट मैंने आज तक किसी केस में, किसी एप्लीकेशन में इंडेक्सिंग नहीं की। यानी कि ये इंडेक्सिंग आपकी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तब आप जब अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें तो इंडेक्सिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करें। उसी टाइम को आप डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस करने में लगाएं, उसी टाइम को कवर लेटर अपलोड करने में लगाएं, कवर लेटर को क्रिएट करने में लगाएं और कोशिश करें कि किसी भी तरह के कोई फेक डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर हम कनाडा वीज़ा की बात करें तो कनाडा वीज़ा में फ़्लाइट टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ रिक्वायरमेंट तब आती है जब आप किसी मेडिकल पर्पस पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, या आपका जो पर्पस है वो काफ़ी जल्दी है, यानी कि जो आपको वीज़ा है या आपकी जो ट्रैवल टाइम है वो 15-20 दिनों में ही है। हालांकि इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पहले पीपीआर आएगा, फिर पासपोर्ट का स्टैंप होगा, तो ये इसमें काफ़ी टाइम होता है। और आईआरसीसी खुद कहती है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, किसी भी तरह की फ़्लाइट टिकट अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आप पीपीआर के बाद अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इस केस में जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए, जो इनके डॉक्यूमेंट थे, जो इनकी प्रोफाइल थी, उसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।